हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। मेरा नाम है बालिंदु और मैं आज प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर से 22 बेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके सामने। इसमें आपका पूरा का पूरा यूनिट, पहली बात तो ये परावर्तन और अपवर्तन रिवाइज हो जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। कुछ एक नई चीज़ें भी शायद आपको जानने को मिल जाएंगी और बेस्ट MCQ जो कि एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, वो तो आपको पता चल ही जाएगा। तो चलिए टाइम ना खराब करते हुए क्लास को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्न में से कौन सा सही नहीं है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये तो सही बात है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, सही बात है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, बिल्कुल सही बात है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है, ये गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। और अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में आपको पता होगा अनुप्रस्थ तरंग कौन सी होती है, जिसमें जैसे अगर कोई वेव, ये कोई वेव है, ये इस दिशा में जा रही है और इसके पार्टिकल एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे इसके लंबवत गति कर रहे हैं, तो वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। और अगर वेव इस दिशा में जा रही है और उसके पार्टिकल भी जो है वो इसी दिशा में गति कर रहे हैं, कंपन भी उसी दिशा में हो रहा है, तो वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। अनुप्रस्थ का बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है बच्चों, तालाब में जब आप पत्थर फेंकते हो तो जो तरंग उत्पन्न होती है वो अनुप्रस्थ होती है। और जब आप कभी लोहे वगैरह पे हथौड़ा मारते हो तो जो कंपन उत्पन्न होता है वो कौन सा होता है, जो तरंग उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है, अनुदैर्ध्य होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, आसान सा सवाल है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है बच्चों, आपको पता होगा अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी इनफाइनाइट होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा समतल दर्पण होता है, मान के चलते हैं ये ऐसे खोखले गोले से बना होता है जिसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो अनंत है, बहुत बड़ा गोला होगा अनंत त्रिज्या का। तो F बराबर R/2 भी होता है, अनंत बाई 2 भी करोगे तब भी आपको अनंत ही मिलेगा। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। पहली बात तो मैग्निफिकेशन आप सभी को पता है, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट होता है, इमेज की लंबाई बटे ऑब्जेक्ट की लंबाई। अब मैं बता दे रहा हूँ कि समतल दर्पण जो है वो जितना लंबा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही लंबा इमेज बनाता है। मतलब जैसा ऑब्जेक्ट होता है ठीक हूबहू सेम टू सेम इमेज बनाता है। अगर सपोज दैट ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का है तो इमेज भी 4 ही सेंटीमीटर का आएगा, कट के 1 आ जाता है। अगर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है तो इमेज भी 5 ही सेंटीमीटर का आएगा, कट के कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। तो जो मैग्निफिकेशन है वो हमेशा कितना आता है, 1 आता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने तो वह दर्पण होगा। देखो बच्चों, दर्पण में समतल दर्पण की अगर बात करें तो हमेशा एक जैसा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण हमेशा सीधा बनाता है। लेकिन जो अवतल दर्पण है इसमें 6 केसेस होते थे, जैसे कि इनफाइनाइट, फिर इनफाइनाइट और सी के बीच में, फिर सी पे, फिर सी और एफ के बीच में, फिर एफ पे, फिर लास्ट होता था एफ और पी के बीच में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां केस में क्या होता था, पांचवें केस तक क्या होता था कि प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता था, लेकिन छठे केस में सीधा बन जाता था। वही हमसे बोला है कि पास रखने पे सीधा और दूर रखने पे उल्टा, तो कौन सा दर्पण होगा, अवतल। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बच्चों, 5 कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। मैंने अभी पढ़ा है एक ही केस होता है पी और एफ के बीच में, जब वस्तु को रखते हैं पी और एफ के बीच में तभी कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, आभासी सीधा और बड़ा बनता है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि आभासी सीधा और आवर्धित कब बनेगा, तो पी और एफ के बीच में रखेंगे तब बनेगा। पी यानी कि ध्रुव और एफ यानी कि फोकस, ध्रुव ये व है, ध्रुव व फोकस के बीच में, तो ध्रुव व फोकस के बीच में रखेंगे तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 6 कह रहा है कि किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये पूछ रहा है बच्चों। पहले तो ध्यान दो कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो यानी कि फोकस दूरी हमें मिल गई 10 की, और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा है, यानी कि यू कहाँ पे है, 20 सेंटीमीटर पे है। एक चीज़ तुमने पढ़ा होगा, एफ बराबर पढ़ा होगा R/2। तो एफ की जगह पे अगर यहाँ पे तुम 10 रखते हो तो 10 बराबर क्या कह सकते हो, R/2, और R यहाँ से कितना आ जाएगा, तिर्यक गुणा करोगे तो 10 दूना 20, यानी कि वक्रता त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 20। वक्रता त्रिज्या 20 है और वस्तु कहाँ पे रखी है, 20 पे, यानी वस्तु रखी है सी पे। सी पे रखोगे तो कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा। तो कह रहा दर्पण के पीछे बनेगा, गलत है। दर्पण और फोकस के बीच बनेगा, गलत है। फोकस पर बनेगा, गलत है। अगला एक ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर बनेगा, बिल्कुल सही है। सी पर रखेंगे, सी पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 विल बी द
द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते चलिए। जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। फिर कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। दो चीज़ें हमें नोट करनी है, अवतल दर्पण है, वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 है, फोकस दूरी पूछ रहा है। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि वक्रता त्रिज्या यानी कि आर बराबर कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया है, और हमें पता है एफ बराबर क्या होता है, R/2 होता है। R/2 होता है, तो R हमने 20 रखा और बटे 2 रखा, कट के ये कितना आ जाएगा, F बराबर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। लेकिन अवतल दर्पण है, आपको मैंने पढ़ाया है या आपको पता होगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऑलवेज निगेटिव होती है, तो इसके पहले माइनस साइन लगाना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 देखो, -10 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। जाहिर सी बात है, जो दर्पण किरणों को ज़्यादा फैलाएगा उसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होगा। समतल दर्पण तो फैलाता कम है, जैसे जिस एंगल से आती है उसी एंगल से चली जाती है। अगर हम बात करें अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण के बारे में तो बच्चों आपको पता ही हो गया होगा, अब तक तो याद हो गया होगा कि ये क्या करता है, फोकस पे ला करके कन्वर्ज कर देता है, फोकस पे सिकोड़ देता है। लेकिन अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण जो होता है बच्चों, ये क्या करता है, आप सभी को पता है, ये किरणों को क्या करता है, फैलाता है। किरणों को फैलाएगा तो इसमें दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक मिलेगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। अगर लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है, ये भी फोकस पर किरणों को कन्वर्ज करता है, सिकोड़ता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा दृष्टि क्षेत्र होगा आपका उत्तल दर्पण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। देखिए उत्तल दर्पण में कोई केस नहीं होता है, मात्र एक केस होता है, और उत्तल दर्पण में हमेशा, उत्तल दर्पण की बात चल रही है, हमेशा प्रतिबिंब जो है बच्चों वो आभासी और सीधा बनता है, हमेशा आभासी और सीधा बनता है, और साथ में बड़ा भी बनता है। तो आभासी और सीधा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत मजा आ रहा होगा, चीज़ें रिवाइज हो रही होंगी, और कहीं ना कहीं ये बेस्ट MCQ जो कि एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली आते हैं, आपके काम का, आपके पेपर में भी अगर आ गया तो आपके 2 नंबर तो वहीं से आ जाएंगे 1 सेकेंड में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं। देखिए 10 नंबर क्या है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, अच्छा उत्तल दर्पण है इस बार हमारे पास, उत्तल है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, देखिए ध्यान दीजिएगा, F बराबर क्या होता है, R/2 होता है। उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ऑलवेज कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो R कितना है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, अच्छा सॉरी, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 10 बराबर R/2 लिखोगे, तिरिया गुणा कर लेना, तो R बराबर 10 दूना 20 आ जाएगा। और ऑलवेज पॉजिटिव होता है फोकस दूरी, तो R भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो +20 सेंटीमीटर। देख लो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, 10 क्वेश्चन हो गया, 10 हो गया। 11वां सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। अच्छा ध्यान दो, उत्तल लेंस है, लेंस की बात कर रहा है, उत्तल लेंस है, किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब, वास्तविक, उल्टा और बड़ा कह रहा है, वस्तु को कहाँ रखना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूँगा। अगर आप लेंस की बात करें, सबसे पहले हम वस्तु को रखते थे इनफाइनाइट पे, फिर हम इनफाइनाइट और 2F के बीच में रखते थे, फिर हम 2F पे आ जाते थे, फिर हम 2F से 2F और F के बीच में रखते थे, फिर F पे आ जाते थे, फिर लास्ट होता था F और P के बीच में रखते थे। ये 6 केसेस होते थे हमारे पास। देखिए इनफाइनाइट पे जब होता था तब प्रतिबिंब कैसा बनता था, वास्तविक बनता था, उल्टा बनता था और छोटा बनता था, तो ये तो गलत हो गया। अगर हम सेकंड केस की बात करें, इसमें भी वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता था, ये भी गलत हो गया। अगर 2F पे रखते थे वास्तविक, उल्टा और बराबर बनता था, तो ये भी गलत हो गया। 2F और F के बीच में जब रखते थे तो वास्तविक बनता था, उल्टा भी बनता था और वस्तु से बड़ा बनता था, तो ये आंसर हो सकता है। F पे रखते थे वास्तविक बनता था, उल्टा बनता था, लेकिन बड़ा बनने के बजाय बहुत बड़ा बनता था। F पे जब रखते थे तो इस केस में बहुत बड़ा बनता था, बहुत बड़ा बनता था। हमसे बहुत बड़ा नहीं कह रहा है, केवल बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है, तो यानी कि इसमें तो आभासी बनेगा, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो हमारा सही आंसर होगा 2F और F के बीच में रखेंगे, 2F और F के बीच में रखेंगे। अब यहाँ पे देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 मुझे दिख रहा है कि लिखा हुआ लेंस से F तथा 2F दूरी पर, इस पर रखेंगे
तब जो दी हुई कंडीशन है वो फुलफिल होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देख रहे हो कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, और इनको अटेम्प्ट करने का तरीका देखो किस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और ये जो ट्रिक्स मैंने यहाँ पे ये जो ट्रिक मैंने बताया ना, ये मैंने लेंस पढ़ाया हुआ है, उसमें पूरा का पूरा ट्रिक आपको बताया हुआ है। अगर आप पहली बार इस वीडियो पे हो ना, तो एक काम करो, आई बटन में एक सजेशन आ रहा होगा, उसमें लेंस का पूरा 12-13 लेक्चर का पूरा एक वीडियो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ लो, कतई मज़ा आ जाएगा, पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मज़ेदार वीडियोस हैं वहाँ पे सब, ये मतलब देखते ही आप हिट कर दोगे। और ट्रिक भी बताया मैंने याद करने का, कभी आपको भूलेगा भी नहीं। चलिए 11 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। देखो बच्चों, अपवर्तनांक की बात करें तो कलर की बात करें, कौन से रंग के लिए, हमसे हमेशा रंग के लिए पूछ रहा है, तो हमारे पास पता है कि 7 कलर होते हैं। विबग्योर, VYBGYOR, विबग्योर, ये देखो 7 कलर होते हैं, बैंगनी, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, यानी कि ये बैंगनी से शुरू होता है, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला और नारंगी और लाल। तो इसमें आपको ध्यान रखना होता है, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है अपने अपवर्तन वाले चैप्टर में, अपवर्तन वाले वीडियो में, उसमें भी 6-7 वीडियो हैं, प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वो भी पढ़ सकते हो आप, कि जब आप विबग्योर लिखते हो और विबग्योर में V से R की ओर जाते हो, तो जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक n है, वो घटता है। मैंने क्या कहा, अपवर्तनांक n जो है वो घटता है। इसका मतलब R का सबसे कम होगा और V का सबसे अधिक होगा, यानी कि लाल का सबसे कम होगा और बैंगनी का सबसे अधिक होगा। तो पूछा कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, बताओ किसका, लाल का नहीं, पीले का नहीं, हरे का नहीं, बैंगनी रंग का। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। बैंगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। और यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया, आप इस ट्रिक से याद भी रख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। अरे वाह, बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो, एक यहाँ पे ये सीमा पृष्ठ है, अगर इस पे कोई किरण इस तरीके से आके गिरती है बच्चों, तो इसका अपवर्तन नहीं होता, ये सीधे बिना विचलित हुए अपने मार्ग से निकल जाती है। यानी कि 0 डिग्री पे गिरेगी, लंबवत गिरेगी तो 0 डिग्री से होकर के चली जाएगी, 0 डिग्री से होकर के चली जाएगी। मतलब अगर लंबवत गिरेगी तो लंबवत ही चली जाएगी, कोई कोण नहीं बनाएगी, कोई भी उसका अपवर्तन नहीं होगा। तो अपवर्तन कोण कितना होगा, 0 डिग्री का होगा। ऑप्शन नंबर 1 0 डिग्री विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारे पास, 14 है कि किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की ये लंच नहीं है, गलत लिखा है, लेंस है। ये क्या है, लेंस है। अब पढ़ो, किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, तो वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात होगा। आसान सा सवाल है, आवर्धन का है, किसकी बात कर रहा है, किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की, अच्छा लेंस की बात कर रहा है, तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से ही नापी जाती हैं। तो अगर आपको मैग्नीफिकेशन याद हो, मैग्नीफिकेशन बराबर होता था V/U, बराबर होता इमेज की लंबाई बटे ऑब्जेक्ट की लंबाई। तो यहाँ पे दिया हुआ है ना, देखो 30 सेंटीमीटर पे प्रतिबिंब है। देखो ना, किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की प्रकाशिक केंद्र से दूरी, तो ये वस्तु की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी हो गई 30 और बटे वस्तु की दूरी हो गई 10 बराबर इमेज की लंबाई बटे ऑब्जेक्ट की लंबाई। काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 3/1 बराबर हो जाएगा इमेज की लंबाई बटे ऑब्जेक्ट की लंबाई। तो I/O बराबर कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। तो कह रहा है कि वस्तु के प्रतिबिंब यानी कि इमेज तथा वस्तु की लंबाई यानी कि ऑब्जेक्ट का अनुपात कह रहा है, तो 3:1, 3:1 1 से अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। 1 नहीं होगा, 1 से कम नहीं होगा, 3:1 का आ रहा है तो 1 से अधिक आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये आसान सा सवाल था ये भी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15 नंबर देखिएगा, कह रहा है यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2F पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखो कितना मज़ेदार सवाल है यार, अगर मेरी ट्रिक से चलते हो तो इस सवाल की तो धज्जियाँ उड़ा दोगे, ऐसे मतलब हलवा सा लगेगा जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे होंगे पहले से। मैं कह रहा हूँ अगर जो नए बच्चे हैं ना, प्लीज़ आप जाके मेरे लेंस वाले उसको प्लेलिस्ट को खोल लो और पढ़ लो, मतलब इतना मज़ेदार है ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उत्तल लेंस है यार, फोकस 2F पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मैं 50 बार बता चुका हूँ। अभी थोड़ी देर पहले भी ट्रिक में जब मैं पढ़ा रहा था तो बताया मैंने कि 2F पे रखोगे तो कहाँ बनेगा, 2F पर ही बनेगा। 2F पर रखोगे तो कहाँ बनेगा, 2F पर। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 2F इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 क्या कह रहा है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। बहुत सही सवाल है, उत्तल लेंस की क्षमता होगी। उत्तल लेंस की क्षमता
पावर आपको पता है बच्चों, पावर इज इक्वल्स टू 1/f होता है, लेकिन f जब मीटर में हो और पावर की यूनिट उस टाइम पे आती है डायोप्टर में। अब हमें कह रहा है 1 मीटर, तो बिल्कुल चलो सही कह रहा है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, उत्तल लेंस की क्षमता होगी, है ना। तो f की जगह पे p बराबर 1/f में 1/f 1 मीटर, और f मीटर में होना चाहिए 1 रख दो तो पावर कितना आ गया 1, और इसका यूनिट क्या होगा डायोप्टर। और कौन सा लेंस है उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है पॉजिटिव, तो पावर भी कैसी होगी पॉजिटिव, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा +1 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। अच्छा जी, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी है उत्तल लेंस की क्षमता। अब देखो ना, फोकस दूरी आ गया, दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, तो इसको पहले तो मीटर में बदलो, क्योंकि मीटर में नहीं बदलोगे तो पावर कैसे निकालोगे डायोप्टर में, मीटर में बदलोगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा, 100 से भाग दे दोगे तो 5 × 5 × 10, ये कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा मीटर में। फोकस 1/2 मीटर आ गया, तो पावर बराबर मैंने आपको पढ़ाया है P इज इक्वल्स टू 1/f, जहाँ f मीटर में होता है तो 1/f 1/2 रखोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, पावर आ जाएगा 2 डायोप्टर, पावर आ जाएगा 2 डायोप्टर। और ये प्लस में आएगा क्यों, क्योंकि लेंस कौन सा है उत्तल है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऑलवेज पॉजिटिव, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है पॉजिटिव होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा +2 डायोप्टर। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 सेकंड का टाइम देना, 1 सेकंड रुक जाओ। ओके स्टूडेंट्स, तो आप 17 क्वेश्चन तो हो गया आपका, +2 डायोप्टर आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है मुझे लग रहा है। देखिएगा, कह रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि इंग्लिश में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि TIR के लिए आवश्यक शर्त होती है। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। TIR के लिए आवश्यक शर्त होती है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए देखो शर्त मैं बता दे रहा हूँ। पहली शर्त तो ये है कि जो प्रकाश की किरण है वो सघन से विरल में जानी चाहिए, सघन से आनी चाहिए और विरल में जानी चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है कोण आई, वो ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल कोण C से, क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। तो देखो इसमें से कह रहा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त कौन सी है, प्रकाश किरण विरल से सघन में जाए, गलत है। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, ये बिल्कुल सही है। ये सबसे जरूरी कंडीशन है। पहली बात तो सघन से कहाँ जानी चाहिए, विरल में जानी चाहिए। और तीसरा कह रहा है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम हो, गलत है। क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो, गलत है। क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 जो है TIR के लिए शर्त क्या होती है कि सघन से कहाँ जानी चाहिए, विरल में। तो ये वाला ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन देखो। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो दर्पण है। अब ये कह रहा है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर क्यों ना खड़े हो जाएं, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा। देखो सदैव सीधा बनाने की क्षमता या तो समतल दर्पण के पास होती है, हमेशा सीधा बनाता है, या तो उत्तल दर्पण के पास होती है, हमेशा सीधा बनाता है। अवतल तो आखिरी के केस में P और F वाले में सीधा बनाता है, बाकी में उल्टा बनाता है। तो समतल भी सीधा बना सकता है, उत्तल भी सीधा बना सकता है। हमसे पूछा क्या है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूर खड़े क्यों ना प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत हो, तो या तो समतल या तो उत्तल दर्पण होगा। ये आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, या तो समतल या उत्तल दर्पण। ठीक है, 19 आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कह रहा है एक लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी याद कीजिए। बच्चों पावर क्या होती है भाई, पावर बराबर 1/f होता है कि नहीं, लेकिन f किस में होना चाहिए, मीटर में। तब पावर की यूनिट क्या आती है, डायोप्टर में। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलो यहाँ से P बराबर 1/f वाला फॉर्मूला अगर लगाया जाए तो क्षमता +1 डायोप्टर है, तो तुम 1 बराबर 1/f रखोगे कि नहीं, यहाँ से तिर्यक गुणा कर लोगे तो f बराबर भी कितना आ जाएगा, 1/1 बराबर 1 आ जाएगा।
एक आ जाएगा, और ये एक किस में आया होगा, मीटर में, लेकिन आंसर्स हमारे देखो सेंटीमीटर 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 में दिए हैं, तो इसको सेंटीमीटर में बदल दो, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन बी यानी कि 100 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। 20 क्वेश्चन हो गए हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे पास। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा वह नहीं है, वह है, केवल वह है। अवतल दर्पण है, अवतल है, किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना पड़ेगा। सीधा व बड़ा बनाने के लिए कहाँ रखोगे भाई, अवतल दर्पण है, सीधा बनाना है तो आखिरी में चले जाओ, पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में, यानी कि ध्रुव व फोकस के बीच में। तो पहला कह रहा है, पहला ऑप्शन दर्पण के वक्रता केंद्र पर गलत है, दर्पण के फोकस पर गलत है, दर्पण के फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में गलत है, दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच में बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच, पोल और फोकस के बीच रखेंगे तब वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मजा आ रहा होगा। लाइक कर दो यार अगर मजा आ रहा है तो। बहुत मेहनत लगता है ये पीडीएफ बनाने में, पीडीएफ फाइल तैयार करो, सब कुछ करो। और हाँ, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे ना, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दे दूंगा। अदरवाइज आप यूपी बोर्ड ऐसा सर्च करोगे, यूपी बोर्ड क्लास 9 to 12, तो उसमें अभी ज़्यादा लोग तो नहीं है, शुरू में ही आ जाएगा मेरा चैनल, उस पर मेरी फोटो भी आ रही है, वहाँ पे आप देख के पहचान सकते हो, तो वो आके ज्वाइन कर लो। उसमें ये पीडीएफ भी दे दूंगा, आप बाद में भी इसको चाहो तो घर पर बैठे बैठे रिवाइज करते रहना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, आसान सा सवाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, ये तो हमें पता ही है, इतना होता ही है। तो कांच यानी कि कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रकाश की चाल होगी, में प्रकाश की चाल होगी। अच्छा, तो निर्वात में हमें पता है प्रकाश की चाल, कांच में हमें निकालना है और अपवर्तनांक हमें दिया हुआ है। तो आपको पता होगा अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकाल रहे हो। जैसे अगर हम ग्लास का निकाल रहे हैं, Ng अपवर्तनांक ग्लास का निकाल रहे हैं, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे ग्लास यानी कि कांच में कह सकते हैं प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। तो अब इस फॉर्मूले को, अगर ये फॉर्मूला आपको याद होता तो ये सवाल हल हुआ होता, लेकिन अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है, आप रिवाइज नहीं किए हैं या फिर आप अच्छे से ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, अपवर्तनांक वाला जाके वीडियो मेरा रिपीट में देख लो यार। अगर तुम भूल रहे हो, तुम्हें नोट्स वगैरह की दिक्कत आ रही है, नोट्स की भी वहाँ जरूरत नहीं, नोट्स भी लिखवाया ही गया है, और वीडियो रिपीट में देखोगे तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। हकीकत मानो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, फिर आप कहोगे बाद में कि हमसे नहीं बन रहा है। ठीक है, एक बार और मैं रिपीट में आपको समझा देता हूँ। मैंने क्या कहा, जैसे अगर अपवर्तनांक हमें ग्लास का निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे, अगर ग्लास का अपवर्तनांक है तो ग्लास में प्रकाश की चाल, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले पे अगर तुम रखोगे तो अपवर्तनांक 1.5 दिया हुआ है, 1.5 अपवर्तनांक दिया है ग्लास का, बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल तुम्हें पता ही है कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड में दिया हुआ है, तो मात्रक वात्रक सही है, बटे ग्लास में प्रकाश की चाल, जी में प्रकाश की चाल, ये फॉर्मूले में रख दिया हमने। हमें निकालना भी क्या है, तो कांच में प्रकाश की चाल होगी, ये ग्लास में प्रकाश की चाल, वही हम यहाँ से निकाल रहे हैं, तो ये इसका तिर्यक गुणा कर देना। तो ग्लास में प्रकाश की चाल बराबर क्या आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸, और बटे में कितना आ जाएगा, ये 1.5 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इसको मैं यहाँ लेके गया हूँ, तो 1.5 आ जाएगा। अब दशमलव हटाओगे, 3 के पास एक जीरो बढ़ा दो, 15 कने 15 दूना कितना होता है 30, तो ग्लास में प्रकाश की चाल कितना आ जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 2 ग्लास में प्रकाश की चाल कितना आ जाएगा हल करके, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से 2 × 10⁸ देख लो कोई ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर 3 देखो, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर थर्ड 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। एक बार और अगर कोई बच्चे कंफ्यूज कर रहे हो तो मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो, ग्लास में प्रकाश की अपवर्तनांक, ग्लास का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल c बटे ग्लास में प्रकाश की चाल, ग्लास में प्रकाश की चाल भी लिख सकते हो, भी जी लिख सकते हो। अब सिंपली मैंने क्या किया था, 1.5 बराबर 3 × 10⁸ बटे वेलोसिटी इन ग्लास लिख दिया था, तिर्यक गुणा कर दिया था, तो भी जी जो है उठ के यहाँ आ जाएगा, 1.5 इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा
तो हो जाएगा VG बराबर 3 × 10⁸ 8/1.5। यहाँ से 0.5 हटा के 0, 15 दूना 30, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ख़त्म हो गया हमारा PDF, यहीं तक था। ठीक है, यहीं तक था। तो थैंक यू आप सभी को, थैंक यू यहाँ तक क्लास में बने रहने के लिए, वीडियो में बने रहने के लिए। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर ऐसी वीडियोस और चाहिए, ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न आपको और करने हैं और रिवीजन करना है, मतलब ऐसा लग रहा होगा कि छोटी सी वीडियो में 20-22 मिनट में हमारा बहुत सारा काम हो गया, बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिल गई, एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल गए और हमारा रिवीजन भी हो गया, चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर ऐसी वीडियोज़ और चाहिए, तो फिर मैं और लेके आऊँगा। नहीं तो अगर आपको नहीं मज़ा आ रहा होगा या फिर रिक्वायरमेंट नहीं आ रही होगी तो बंद कर देंगे। वैसे विद्युत में पढ़ा रहा हूँ, विद्युत का अभी कल एक क्लास होने वाला है, कौन सा, उसमें मैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम यानी कि जो सीरीज़ में और पैरेलल में कॉम्बिनेशन है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और बहुत सारे सवाल कराऊंगा। तो आप चाहो तो वो वीडियो, वो क्लास भी कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।